अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो फार्माकोलॉजी है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिक ड्रग्स की फार्माकोलॉजी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि फार्माकोलॉजी में जाने से पहले आप इस वर्ड एनेस्थीसिया को समझें। एनेस्थीसिया क्या है, इस फील्ड में कौन कौन से टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको मिलते हैं, और उसके बाद हम एनेस्थेटिक ड्रग्स की तरफ जाएंगे। प्रॉपरली और स्पेसिफिकली हम एक एक ड्रग की मैकेनिज्म को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं एनेस्थीसिया वर्ड की तरफ। तो व्हाट इज़ एनेस्थीसिया, फ्रॉम वेयर डिड इट ओरिजिनेटेड, कहाँ से ये एनेस्थीसिया जो है ओरिजिनेट हुआ है, और तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनेस्थेटोस, एक ग्रीक वर्ड है एनेस्थेटोस। एनेस्थेटोस को अगर आप डाइसेक्ट करें टू वर्ड में, ए एन जो है वो मेडिकल की लैंग्वेज में ए एन जहाँ पे भी आता है तो इसका मतलब है नो, विदाउट, नो। तो ए एन का मतलब है विदाउट। एस्थेटोस को अगर आप देखें तो एस्थेटोस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है फीलिंग्स, सेंसेशन। तो एनेस्थेटोस का मतलब है विदाउट सेंसेशन, विदाउट फीलिंग्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ परसेप्शन। तो सिंपल यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एनेस्थीसिया जो है ये एनेस्थेटोस एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है, उससे ओरिजिनेटेड है, और इसका मतलब है विदाउट फीलिंग्स, विदाउट एनी सेंसेशन, विदाउट एनी परसेप्शन। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो सिंपली अगर यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि लॉज ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन विद और विदाउट लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के बगैर या कॉन्शियसनेस के साथ किसी भी सेंसेशन का लास्ट हो जाना, किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड न करना, ये है एनेस्थीसिया। प्रॉपरली स्पेसिफिक डिफिनीशन की तरफ हम जाएंगे, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब दूसरी पॉइंट जो है वो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया। मॉडर्न एनेस्थीसिया में जब भी आप फाउंडर की बात करते हैं तो वन नेम स्टैंड बिफोर फॉर एवरीवन। वो एक नाम जो है वो है विलियम मॉर्टन। विलियम मॉर्टन साहब जो है वो एक फिजिशियन है, वो एक डेंटिस्ट थे, जो कि उसी एज में 1847 की बात है कि जब वो वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड की यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी एज एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पे। लोगों के जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते थे वो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लॉपिंग गैस भी कहते हैं, उनको यूज़ करके उनको एनेस्थेटाइज किया जाता था। लेकिन ये साहब जो हैं विलियम मॉर्टन साहब, ये उस टाइम पे इस सर्च में थे, ही वॉज लुकिंग फॉर अ ड्रग बेटर देन नाइट्रस ऑक्साइड। वो नाइट्रस ऑक्साइड से अच्छे ड्रग की तलाश में थे। तो उसी दौरान उसको मिल गया ईथर। बाज़ लिटरेचर में मेंशन है कि ये ईथर ड्रग जो है उसने खुद पे, ही टेस्टेड दैट ड्रग ऑन हिमसेल्फ, कि खुद पे उसने ये ड्रग जो है, ये ईथर की जो ड्रग है, बिफोर द पेशेंट उसने खुद पे ये टेस्ट किया था डेंटल एक्सट्रैक्शन के लिए। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तीसरी पॉइंट है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। मोस्टली ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ होती है एनेस्थेटिस्ट के साथ, कि एनेस्थेटिस्ट क्या है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या है। तो एनेस्थेटिस्ट आप ज़्यादातर अगर हॉस्पिटल में देखेंगे, या ज़्यादातर अगर आप ओवरऑल जनरल परसेप्शन की बात करें, तो एनेस्थेटिस्ट जो हैं ये मोस्टली रजिस्टर्ड नर्स के साथ ये टर्म जो है यूज़ होती है। लेकिन एनेस्थेटिस्ट आप फिजिशियन को भी कहते हैं, मेडिकल डॉक्टर को भी कहते हैं, जिनकी 5 ईयर ग्रेजुएशन के बाद उसके पास ट्रेनिंग हो उस रेलेवेंट फील्ड में, यानी एनेस्थीसिया में, और सर्टिफिकेशन हो। और इसके अलावा वो एनेस्थीसिया फील्ड के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, जितने भी इसकी लेयर्स हैं, उसको समझता हो। तो एनेस्थेटिस्ट जो है, सिंपली अगर मैं कहूँ, मेडिकल डॉक्टर हु एडमिनिस्टर दीज एजेंट, जो एनेस्थीसिया को पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, वो मेडिकल डॉक्टर जो होता है उसको हम यानी उस फिजिशियन को हम कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, या हम उसको कहते हैं एनेस्थेटिस्ट, जिसके पास ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन हो किस चीज़ में, एनेस्थीसिया में, पेन मैनेजमेंट में। अब चलते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ, डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं कि एनेस्थीसिया क्या है। अगर आपसे कोई सिंपली पूछे कि हमें सिंपल अल्फाज में बताएं कि एनेस्थीसिया क्या है, तो एनेस्थीसिया एक ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट है। ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट का क्या मतलब है? ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट। ये 4 वर्ड आपने याद रखने हैं कि ये एनेस्थीसिया किसी बंदे के अंदर, ये एनेस्थीसिया का जो स्टेट है, जो कैफियत है, ये किसी भी बंदे के अंदर खुद बहुत नेचुरली नहीं आती, बल्कि
आपने मेडिसिन दे के उसको उस स्टेट में, उस कैफियत में लेकर जाना होता है, तो उसको ड्रग इंड्यूस का मतलब यह है कि आपने ड्रग दे के उस पेशेंट को एनेस्थेटाइज करना है, उस पेशेंट को आपने नम करना है, सेंसेशन उसकी आपने ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन फीचर्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, जो कि कुछ सेटअप पैरामीटर्स होते हैं, कुछ सेटअप प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको देख के आप कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा अब एनेस्थेटाइज्ड है। लेकिन वो सेटअप पैरामीटर्स डिपेंड करती हैं आप किस टाइप की एनेस्थीसिया बंदे को दे रहे हैं, पेशेंट को आप किस तरह की एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। जनरल एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया है, एक और भी लोकल एनेस्थीसिया के साथ रेलेवेंटली यूज़ होता है वो रीजनल एनेस्थीसिया, जिसको हम स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सेटअप पैरामीटर्स डिपेंड करती हैं टाइप ऑफ एनेस्थीसिया के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 6 पे जब हम टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया डिस्कस करेंगे तो वो उन फीचर्स को भी साथ में डिस्कस करेंगे। इसके लिए दूसरे नेम्स भी यूज़ होते हैं, नमनेस यूज़ होता है, स्टूपर यूज़ होता है, इसके अलावा इंसेंटियंस यूज़ होता है, इसके अलावा स्लीप भी इसको कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स है। बताने का मकसद ये था कि आप इन नामों को भी एनेस्थीसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिनोनिमसली बेस्ट नाम जो है वो है एनेस्थीसिया, प्रॉपर नाम जो है। अब यहाँ पे 5th पोजीशन पे पॉइंट नंबर 5 में एक टर्म आती है सेडेशन वर्सेस एनेस्थीसिया। मोस्टली लोग पूछते हैं कि सेडेशन भी स्लीप लाइक स्टेट है, ड्राउजीनेस लाइक स्टेट है, और एनेस्थीसिया भी बंदा जो है वो स्लीप लाइक स्टेट में चला जाता है, तो इसमें फ़र्क क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि सेडेशन जो है ये कामनेस है। किसी भी बंदे को आप थोड़ा सा काम करते हैं, उसको ड्राउजीनेस की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन इस स्टेज के अंदर वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकता है। मीन कि अगर एक बंदा है वो ड्राउजी है, मीन वो सेडेटिव कंडीशन में, सेडेशन में, तो अगर आप उसको वर्बली तेज़ी से आवाज़ देंगे, वर्बली आप उसको कमांड करेंगे या ऑर्डर देंगे, तो ही विल रिस्पॉन्ड। वो अपनी आंखें खोलेगा और समझेगा कि समथिंग हो रहा है, बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है। या सेडेशन की फिर अपने जो है माइल्ड सेडेशन है, मॉडरेट सेडेशन है, और इसके अलावा डीप स्टेट सेडेशन है, वो अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन आप यूँ समझे कि माइल्ड सेडेशन पर्सन ड्राउजीनेस है लेकिन ही इज़ अवेक, वो अवेक है। मॉडरेट में क्या होता है कि पर्सन जो है वो ड्राउजीनेस है और स्लीप की तरफ चला गया है, लेकिन जैसे ही आप उसको वर्बली कम्युनिकेट करते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। जबकि डीप स्टेट को अगर आप देखें तो डीप स्टेट में वो वर्बली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, आप जैसे ही उसको आवाज़ देते हैं वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको इंसाइज करेंगे, आप उसको पेनफुल स्टिमुलाई देंगे, तो फिर वो आपको, अगर आप उसको उसके ऊपर आप किसी नीडल से उसको टच करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन ऐसी जो है वो जो लाइट एंड स्टिमुलस है उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये सेडेशन के हवाले से। अब एनेस्थीसिया, वो तो आपने समझा कि एनेस्थीसिया एक ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि आप जब किसी बंदे को एनेस्थेटाइज करते हैं तो आप फिर उसको रिकवरी स्टेट में भी लेकर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बंदे को आपने एनेस्थेटाइज कर दिया और वो अब सारी उम्र जो है वो एनेस्थेटाइज ही रहेगा, बेहोश ही रहेगा, नहीं, बल्कि आपने फिर उसको रिकवरी स्टेट की तरफ लेकर आना है। उसको फिर से उसके जितने भी वाइटल साइंस है, हार्ट बीट है, पल्स है, इसके अलावा ब्रीथिंग है, उन सबको आपने फिर से रिकवर करना है। अब यहाँ पे देखिए एनेस्थीसिया में फ़र्क, और इसमें एनेस्थीसिया में मोस्टली पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप जो भी ले लें, लोकल एनेस्थेटिक्स हो या जनरल एनेस्थेटिक्स हो, आप पेशेंट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आप उसको इंसाइज कर रहे हो, उसको कट कर रहे हैं, उसको डिफरेंट इंजेक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। दिस इज़ एनेस्थीसिया। लेकिन सेडेशन में वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो एनेस्थीसिया अगर आप देखें तो एनेस्थीसिया में सेडेशन एक प्रॉपर्टी है जो कि एनेस्थीसिया की स्टेट में अक्सर बंदे को हो जाती है। लेकिन आप सेडेशन को एनेस्थीसिया नहीं कह सकते, बल्कि आप एनेस्थीसिया को कह सकते हैं कि हाँ एक बंदा एनेस्थीसिया में है तो वो सेडेटिव है। अब टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की तरफ आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया में दो हैं, एक को हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया, दूसरे को हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब तफसील के साथ डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्या हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं एनेस्थीसिया की टाइप्स को, कि एनेस्थीसिया के कितने टाइप्स हैं।
तो एनेस्थीसिया की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। जनरली अगर हम कहें तो एनेस्थीसिया 2 तरह की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया, दूसरे को हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया। बट मोस्ट ऑफ द लिटरेचर shows that there are 3 kind of anesthesia. One is general anesthesia, the second one is local or topical anesthesia, the third one is regional anesthesia. तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया ये भी एक ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट है। ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट का मतलब ये है कि ये जो कैफियत हम किसी भी मेडिसिन ड्रग्स के थ्रू पेशेंट के अंदर लाते हैं, तो इस कैफियत या इस स्टेट से पेशेंट फिर रिकवर कर जाता है, वो फिर रिवर्स हो सकता है ये स्टेट, इसीलिए हम इसको ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल स्टेट कहते हैं। इसके अलावा जो जनरल एनेस्थीसिया है, तो इस टाइप के अंदर ये जो किस्म है एनेस्थीसिया की, इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको हम क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं या सप्रेस करते हैं। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सप्रेस या डिप्रेस करते हैं, तो उसके बाद जो कॉन्शियसनेस है, किसी भी बंदे की कॉन्शियसनेस है वो चली जाती है, तो देयर इज़ लॉस ऑफ सेंसेशन। अब कुछ सेटअप पैरामीटर्स हैं, कुछ सेटअप प्रॉपर्टीज़ हैं या फीचर्स आप कह लीजिए, ये अगर किसी बंदे के अंदर मौजूद होगी तो हम कहेंगे ये जनरल एनेस्थीसिया है, तो उस किस्म को फिर हम जनरल एनेस्थीसिया कहेंगे। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया के सामने मैंने लिखा है सेंसरी। एनाल्जेसिया क्या है? एनाल्जेसिया पेन किलिंग इफेक्ट है। पेन किलिंग इफेक्ट, जब दर्द आपको महसूस नहीं होती, आपको किसी भी पेन की सेंसेशन नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिया। तो एनाल्जेसिया सबसे पहले जो फीचर होती है इसकी जनरल एनेस्थीसिया में, सबसे पहले बंदे को दर्द की जो सेंसेशन और परसेप्शन है वो नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें एनाल्जेसिया होगी। दूसरा जो है एमनीजिया, एमनीजिया के सामने मैंने लिखा है सेंट्रल। सेंट्रल तो एमनीजिया क्या है? एमनीजिया मीन शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसकी लॉस हो जाएगी। ही विल नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट हैज़ डन विद हिम, उसके ऊपर कितनी प्रोसीजर्स हुए हैं, उसके ऊपर क्या क्या प्रोसीजर्स हुआ है सर्जरी का, वो उसको पता नहीं होगा। ही विल नॉट रिकॉल, ही विल नॉट इवन एबल टू रिकॉल दोज एक्सपीरियंसेस जो कि सर्जरी के दौरान हुए थे, तो ही विल नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाट हैज़ डन। एकाइनेसिया, एकाइनेसिया हम कहते हैं इमोबिलिटी को, जब आप कोई भी मूवमेंट ना करते हो तो उस स्टेट को हम कहते हैं एकाइनेसिया। रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके अंदर चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम डिप्रेस करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो है वो बेहोशी, जो होश इंसान की होती है वो चली जाती है, अनकॉन्शियसनेस में बंदा चला जाता है। मसल रिलैक्सेशन, तो मसल जो रिलैक्सेशन है इसका फ़ायदा भी क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर जब आप परफॉर्म करते हैं, अगर आपके मसल जो हैं वो कंट्रैक्टेड हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए जब आप जनरल एनेस्थीसिया किसी भी बंदे के अंदर इंड्यूस करते हैं तो उस बंदे के अंदर लाजमन जो है मसल रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मसल रिलैक्सेशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? लेट्स इन केस आप सर्जरी कर रहे हैं और किसी बंदे की के ऊपर आपने एक वर्ड सुना होगा इंट्यूबेशन और एक्सट्यूबेशन। जब आप किसी एसोफेगस या यहाँ पे आप कह लीजिए जो ट्रेकिया है उसमें आप किसी ट्यूब को डालते हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्यूबेशन, और जब आप उसको निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सट्यूबेशन। तो अगर आप उस ट्यूब को उस ट्रेकिया के अंदर डालेंगे, अगर आपके मसल रिलैक्स नहीं होंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप उस इंट्यूबेशन उस पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर सके, तो इसके लिए मसल रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, वहाँ पे कोई कट लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके मसल रिलैक्स होने चाहिए। रिफ्लेक्सेस लॉस्ट, इसके सामने मैंने लिखा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर आप अनकॉन्शियस हैं, आप बेहोश हैं, तो कई सारी चीज़ें जो है वो आपको आ सकती है, मतलब पेन सेंसेशन आपको नहीं होगी, आप इमोबाइल होंगे। लेकिन एक चीज़ है रिफ्लेक्सेस, जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रिफ्लेक्सेस हैं, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करेंगे लेकिन पेरिफेरल को आप नहीं करेंगे तो फिर ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस आएंगे, क्योंकि बेहोशी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। द रीज़न इज़ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, नॉजिया है, वॉमिटिंग है, स्नीजिंग है, दूसरी चीज़ें, उसको आपने कंट्रोल करना होता है, उसको आपने सप्रेस करना होता है। तो ये चीज़ें हैं जो
डिफाइन करती हैं कि एक बंदा जो है ये जो एनेस्थीसिया है ये जनरल है। तो ये टाइप इन प्रॉपर्टीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसके बाद एक वर्ड आता है जनरल एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स हम उस ड्रग्स को कहते हैं, उन एजेंट्स को कहते हैं जो कि किसी भी बंदे के अंदर एनेस्थीसिया इंड्यूस करते हैं, एनेस्थीसिया की स्टेट को लाता है, तो उसको हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स। अब जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है? वो ड्रग्स जो कि आपकी कॉन्शियसनेस को क्या करता है, या सिंपली वो ड्रग्स जो जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट के अंदर इंड्यूस करता है, उन ड्रग्स को हम जनरल एनेस्थेटिक्स कहेंगे, या एनेस्थेटिक्स एजेंट्स कहेंगे, या एनेस्थेटिक ड्रग्स कहेंगे। अब आती है सेकंड पॉइंट पे, लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया जो है इसमें कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, कॉन्शियसनेस के साथ उसका कोई लेन देन नहीं होता। आप पर्सन जो है वो होश में होता है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो मेंटेन होती है। तो लोकल एनेस्थीसिया जब हम किसी भी बंदे की स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी को, स्मॉलर पोर्शन ऑफ द बॉडी को एनेस्थेटाइज करते हैं, नम करते हैं, पैरालाइज करते हैं, तो उसको हम कहेंगे लोकल एनेस्थीसिया। और लोकल एनेस्थीसिया में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें कॉन्शियसनेस जो है वो मेंटेन रहती है, बंदे की कॉन्शियसनेस लॉस्ट नहीं होती। इसकी एग्जांपल जो है स्मॉलर सर्जरीज हम जितने भी करते हैं उसके लिए हम लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं। जस्ट लाइक डेंटल एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं, दांतों को निकालते हैं, तो उसके लिए आपको लोकल एनेस्थेटिक या टॉपिकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करनी होती है। स्टिचिंग डीपर कट्स, जब आप डीपर कट्स को स्टिच कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी आपको लोकल एनेस्थेटिक्स चाहिए होता है, ना कि आप जनरल एनेस्थीसिया की तरफ जाएं जो कि आपकी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करते हैं। लोकल या टॉपिकल एनेस्थेटिक्स अब क्या है? एनेस्थेटिक्स मैंने आपको पहले ही बताया, वो ड्रग्स जिससे आप एनेस्थीसिया को इंड्यूस करते हैं। अब लोकल एज द नेम डिपेक्ट, ये वो एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगे जो लोकली उस जगह को नम करेंगे, उस पैरालाइज करेंगे, उसको हम कहेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स। उसकी क्लासिफिकेशन हम बाद में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। रीजनल एनेस्थीसिया, रीजनल और टॉपिक लोकल जो है ये इट्स लुक्स लाइक सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। लोकल एनेस्थीसिया में रीजनल एनेस्थीसिया एग्जिस्ट करता है, लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया मोस्टली हम जब टॉपिकल से या लोकल से थोड़ी सी लार्जर पोर्शन ऑफ द बॉडी को हम जब नम करते हैं, पैरालाइज करते हैं, उसकी सेंसेशन को दूर करते हैं, सेंसेशन को ख़त्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल क्या है? स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को हम जो है वो पेशेंट चाइल्ड बर्थ जब होती है तो उसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसके लिए ये फेमस है। तब स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल, ये थोड़ी सी बॉडी के लार्जर पोर्शन ऑफ द बॉडी को क्या करता है? नम करता है, पैरालाइज करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। सिंपली मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि लोकल एनेस्थीसिया हम बॉडी के किसी भी स्मॉलर पोर्शन को क्या करते हैं? नम करते हैं, पैरालाइज करते हैं, उसकी सेंसेशन वहाँ से रिमूव करते हैं। लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी लोकल से लार्जर पोर्शन ऑफ द बॉडी को हम एनेस्थेटाइज करते हैं, उसको नम करते हैं, पैरालाइज करते हैं, और वहाँ पे जो भी सर्जरी, जो भी प्रोसीजर हमने करना होता है वो हम करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया को। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेजेस। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। सबसे पहले है इंडक्शन, दूसरी है मेंटेनेंस, और तीसरी है रिकवरी स्टेज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इंडक्शन, इंडक्शन क्या है? जब आप किसी भी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही पेशेंट में एनेस्थीसिया कंडीशन या एनेस्थीसिया स्टेट जो है वो पैदा होती है, वो इफेक्टिवली एनेस्थेटाइज होती है, उसकी एनेस्थीसिया स्टेट डेवलप होती है, तो उस टाइम पीरियड को जब से मैंने ड्रग एडमिनिस्टर की हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उसी टाइम से लेकर पेशेंट के ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा है उस ड्रग की, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन मोस्टली हम आईवी एजेंट से करते हैं। आईवी इंट्रावीनसली हम ड्रग्स को, जनरल एनेस्थेटिक्स को एडमिनिस्टर करते हैं और पेशेंट में इंडक्शन कराते हैं एनेस्थीसिया की। मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस जो है ये सस्टेनेबल इफेक्ट है, या अगर मैं कहूँ कि सस्टेनेबल स्टेट है। अब आपने किसी भी आईवी लाइन के थ्रू आपने पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया स्टेट और कैफियत तो इंड्यूस कर दी, लेकिन अब कितनी
टाइम में ये सर्जिकल प्रोसीजर जो है, ये ऑपरेशन जो है ख़त्म होगा, तो उस टाइम तक आपने पेशेंट को एनेस्थेटाइज रखना है, पेशेंट को नम रखना है, अनकॉन्शियस रखना है। तो उसी टाइम पीरियड के लिए जब आप उसको नम रखोगे, एनेस्थेटाइज रखोगे, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करने होंगे। तो मेंटेनेंस में जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो आईवी लाइन के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन कम्बिनेशन में मोस्टली होते हैं, मिक्सचर ऑफ ड्रग्स होते हैं। आईवी लाइन भी मोस्टली देते हैं और प्लस इसके साथ गैसेस, एनेस्थेटिक गैसेस जो हैं, या नाइट्रस ऑक्साइड, जिस तरह के जस्ट लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, या लिक्विड आइसोफ्लूरेन, सीओफ्लूरेन, ये टाइप ड्रग्स जो हैं ये आपने मेंटेनेंस में आईवी लाइन के थ्रू और इनहेलेंट के थ्रू, दोनों के थ्रू आपने पेशेंट को मेंटेन रखना है उस एनेस्थीसिया स्टेट में पर स्पेसिफाइड और डिजायर्ड टाइम पीरियड के लिए। फिर आती है रिकवरी। रिकवरी जो है, जिस तरह आपने पेशेंट को एक नॉर्मल स्टेट से आप लेकर गए हैं एनेस्थीसिया स्टेट में, अब आपने उस एनेस्थेटाइज स्टेट से पेशेंट को वापस जो है उस नॉर्मल स्टेट में लेकर आना है। उसके आपने वाइटल्स चेक करने हैं, ब्लड प्रेशर आपने चेक करनी है, उसकी पल्स आपने चेक करनी है, उसकी ब्रीथिंग जो है आपने चेक करनी है, ब्रीथिंग रेट, उसकी हार्ट रेट आपने चेक करना है। इन सारी चीज़ों को आपने मेंटेन रखना है, उसको वापस से जो है अपनी स्टेट, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में लेकर आना है। तो ये जो आप लेकर आते हैं स्मूथली, इजीली, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर पे, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हार्ट रेट पे, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ब्रीथिंग रेट पे, तो उसको हम कहते हैं कि अब जो है इस स्टेज को हम कहेंगे रिकवरी स्टेज। जब आप सर्जरी परफॉर्म करते हैं, पेशेंट को आपने फिर से अपनी वापस जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसके ऊपर आपने लाना होता है, तो उसको हम कहेंगे रिकवरी स्टेट। अब डिस्कस करते हैं डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया जो है, गिवरल साहब 1937 में उसने कुछ स्टेजेस जो हैं, कुछ लेवल्स किए थे, और उस लेवल्स को हम अब कहते हैं डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, जो कि स्पेसिफिकली ट्रू है किस चीज़ के लिए? ईथर के लिए। दे आर ओनली ट्रू फॉर ईथर। 4 स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू गिवरल साहब, वो कहते हैं कि देयर आर 4 स्टेजेस। तो वो 4 जो स्टेजेस हैं, इसको एक को हम कहते हैं एनाल्जेसिक स्टेज, दूसरे को हम कहते हैं डिलीरियम स्टेज, एक्साइटमेंट स्टेज भी कहते हैं, सर्जिकल स्टेज तीसरी, चौथी जो है वो है मेडुलरी पैरालिसिस या कोमा स्टेज। तो एनाल्जेसिया स्टेट में जैसे ही आप ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ईथर की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं इनहेलेंट के थ्रू, तो क्या होता है इनहेलिंग के थ्रू, तो पेशेंट जो है उसकी सेंसेशन जो है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाती है, पेन सेंसेशन उसको नहीं होती, उसकी ब्रीथिंग जो रेट है, उसकी जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो थोड़ा सा ड्राउजनेस, कामनेस की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। दूसरी स्टेज पर आती है डिलीरियम स्टेज। अगर आप उसके बाद जो है एनाल्जेसिया स्टेज के बाद जब आप ईथर को एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद आते हैं डिलीरियम स्टेज। डिलीरियम स्टेज को हम एक्साइटमेंट स्टेज भी कहते हैं। इसमें बंदा जो है कुछ ऑकवर्ड बिहेवियर करता है, कम्बैटिव बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, वो बिहेवियर शो करता है पेशेंट, तो उसको हम कहते हैं डिलीरियम स्टेज। इसकी हार्ट रेट और जो दूसरे वाइटल्स जो हैं इसकी, वो एबनॉर्मल होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं इस स्टेज के अंदर। सर्जिकल स्टेज, तीसरी स्टेज जो है उसको हम सर्जिकल स्टेज कहते हैं। इसी स्टेज में हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। इसी स्टेज में उसकी जो क्या कहते हैं उसको, उसकी मसल टोन जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा उसकी जो एनाल्जेसिया स्टेट हो गई, उसके जो सेंसेशन लॉस हो गई, अनकॉन्शियसनेस हो गई, ये दूसरी चीज़ें जो हैं, जितने भी फीचर्स हैं, वो सब सर्जिकल स्टेज तक इंड्यूस हो चुके होते हैं, तब जाके हम सर्जरी करते हैं इसी स्टेज में। लेकिन आप अगर ईथर की एग्जांपल अब हम यहाँ पे लेते हैं, थोड़ी सी आप ईथर की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज़ करोगे, ओवरडोज करोगे, तो क्या होगा, पेशेंट जो है वो 4th स्टेज में चली जाएगी, जिसको हम कहते हैं मेडुलरी पैरालिसिस या जिसको हम कहते हैं कोमा। तो रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगी, पेशेंट जो है वो क्या हो जाएगा, अगर आप उसको सपोर्टिव सर्विसेज के थ्रू आप उसको बचा सकते हैं तो बचा लेंगे, अदरवाइज़ वो उसकी रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं 2 टॉपिक्स को, जो कि एक है बैलेंस्ड एनेस्थीसिया, दूसरा है प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स।
बैलेंस्ड एनेस्थीसिया को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये क्या है? बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि जब हम 2 या 2 से ज़ायद मेडिसिन को, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स को किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं और उस पेशेंट के अंदर हम जितने भी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इंड्यूस करते हैं, तो उस टाइप एनेस्थीसिया को हम कहेंगे बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि आपने मसल रिलैक्सेंट देनी होगी, आपने नौजिया और वॉमिटिंग को ख़त्म करने के लिए जस्ट लाइक ऑनडेंसिट्रान वो देने होंगे, आपने पेन किलिंग के लिए ओपियाइड लाइक ड्रग्स देनी होगी, इसके अलावा दूसरे ड्रग्स जो हैं वो भी आप दे सकते हैं और एक स्टेबल और बैलेंस्ड प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स के हामिल स्टेट को आप इंड्यूस कर सकते हैं बैलेंस्ड एनेस्थीसिया के थ्रू। अब दूसरी जो टॉपिक है वो है प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। प्री एनेस्थेटिक्स ड्रग्स जो हैं ये इस तरह के मेडिसिन्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एनेस्थीसिया के स्टेट इंड्यूस होने से पहले हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं ताकि पेशेंट को एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हैं, जो एक्सपेंसिव भी है, वो थोड़ी सी ड्रग एडमिनिस्टर करें और जो रिक्वायर्ड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें अचीव हो जाएं। तो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं हम इसलिए पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं और मोस्टली जो एक्सटेंसिव सर्जरीज है उसमें हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स लाइक मिडाजोलाम जो कि बेंजोडाइजिपीन है, सेडेशन के लिए यूज़ होता है, पिथिडीन जो एक ओपियाइड है पेन किलिंग इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट जो एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, सिक्रीशन जितने भी सलाइवा सिक्रीशन है या एसिडिक सिक्रीशंस है उसको डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑनडेंसिट्रॉन जो कि नाजिया और वॉमिटिंग को एंटीएमेटिक है, नाजिया और वॉमिटिंग रिफ्लेक्सेस जो हैं उसको हम पोस्ट ऑपरेटिवली जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद नाजिया और वॉमिटिंग पेशेंट को आती हैं तो उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम ऑनडेंसिट्रॉन प्री एनेस्थेटिक के तौर पे देते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हम देते हैं। तो ये सारे जितने भी ड्रग्स हैं इसको हम कम्बिनेशन में देते हैं मोस्टली और एनेस्थीसिया के एजेंट्स को एडमिनिस्टर करने से पहले हम देते हैं, इसलिए इसी वजह से इसको हम कहते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। अब तक के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।